नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग हब पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यूट्यूब क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें हम अध्यापक पात्रता परीक्षा या जिसे हम कह सकते हैं स्टेट टेट और सेंटर टेट के महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि उसमें कौन से विषय आते हैं, वो कितने नंबर का आता है और कौन सा विषय कितने नंबर्स का आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा टेट है, जो एस टेट हो या सी टेट हो, वो आता है 150 मार्क्स का, जिसमें जो सीडीपी या जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं वो आती है 30 नंबर की, 30 नंबर की। उसके बाद आता है इंग्लिश भी आता है 30 नंबर का। फिर आती है हिंदी भी जो है 30 नंबर की। मतलब सभी जो 5 सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल स्टडीज़, वो सभी आते हैं 30-30 नंबर के, और जिनको मिला कर के टोटल हो जाता है 150। तो हम इसमें पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में, हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। अब हमें यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या पढ़ेंगे। जब हमें यह पता होगा कि हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन-कौन से टॉपिक हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो अब हम जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जो टॉपिक हम इन क्लासेज़ों में कवर करेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो सबसे सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के बाद पढ़ेंगे हम पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के बाद पढ़ेंगे हम लर्निंग, मतलब अधिगम। फिर पढ़ेंगे हम स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के विभिन्न संप्रदाय। फिर पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चाइल्ड, बच्चे में भाषा का विकास या भाषात्मक विकास। फिर पढ़ेंगे हम मेमोरी, और उसके बाद हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009 और एनईपी 2020। इसके साथ हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं, अवधान से क्वेश्चन आते हैं, उन सब या मूर्त चिंतन से क्वेश्चन आते हैं, विचारों से, थॉट से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि किस किस से कितने कितने क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इससे हर बार अगर देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो साइकोलॉजी की परिभाषाओं से बन जाता है, दूसरा किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी थी, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरह से कि ये भी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का जनक या मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो सब इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। इससे मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक किसने लिखी थी और उसकी किसने इसको क्या क्या परिभाषित किया था। फिर आता है डेवलपमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक थ्योरीज ऑफ जो डेवलपमेंट है वो, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, किसने कौन से सिद्धांत दिए थे। फिर इंटेलिजेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस। इससे 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कई बार इससे 4 क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें से कुछ हैं इसकी
इंटेलिजेंस को किस किस मनोविज्ञान ने किस किस के रूप में परिभाषित किया था, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर थ्योरीज दो दी गई इंटेलिजेंस के ऊपर, उनसे आईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, आईक्यू टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा टेस्ट किसके द्वारा दिया गया, कौन सा टेस्ट जो है वो वर्बल है और कौन सा टेस्ट जो है वो नॉन वर्बल है। फिर पर्सनैलिटी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो इसमें भी कि पर्सनैलिटी को किसने किस किस रूप में परिभाषित किया था, इसकी थ्योरी से और इसकी प्रिंसिपल से और पर्सनैलिटी टेस्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग अधिगम, जिसमें हम पढ़ेंगे B.F. स्किनर की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी या थॉर्नडाइक के लॉ, इसमें पढ़ेंगे। फिर स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, या इसे कहते हैं कि मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय, व्यवहारवाद की नींव किसने रखी, गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी, तो हम सब कुछ जो है इसमें ही पढ़ेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक क्वेश्चन इससे हर बार ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इससे एक क्वेश्चन इससे भी आता है। मेमोरी 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। उस तरह से NCF 2005 से, RT एक्ट 2009 और NEP 2020 से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं ये सारे ही हैं, परंतु जो बहुत ही ज़रूरी हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जिन्हें कह सकते हैं वो हैं इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड मेमोरी, और अदर टॉपिक भी हैं जो इसमें हमने लिखे नहीं है पर उन्हें हम कवर ज़रूर करेंगे। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। कि ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी तो क्या था। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या था, मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था या भाग था। अब ये दर्शन शास्त्र क्या था, दर्शन शास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो दर्शन शास्त्र में हम बेसिकली या तो आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, या तो ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं, या तो परब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं, या तो हम सीधा कह सकते हैं मनुष्य का ईश्वर से मिलन के बारे में पढ़ते हैं, या ईश्वर या मनुष्य का परब्रह्म से मिलन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था या भाग था। तो 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु आते हैं। अरस्तु क्या करते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विषय के रूप में दर्जा दिलवाते हैं। कौन थे वो, अरस्तु। अरस्तु इसे किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो इसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान। तो इसके लिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो है अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक है। तो अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम जो था मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, मतलब साइंस ऑफ सोल। तो आत्मा का विज्ञान, अब हम जानते हैं कि क्या बोला था अरस्तु ने, तो आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया था, तो वो कहा गया था अरस्तु के द्वारा। तो इनके समर्थन करता, मतलब उस टाइम उनका समर्थन किस किस ने किया था, तो एक तो थे प्लेटो, दूसरे थे डेकाल्टे, तीसरे थे रुडोल्फ गॉयकिल और चौथे थे गैरिट। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि अरस्तु किसके शिष्य थे।
या अरस्तु, हाँ अरस्तु किसके शिष्य थे? तो वो थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। फिर हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। या हु कॉइन्ड द टर्म साइकोलॉजी। तो किसके द्वारा कहा गया था? वो कहा गया था रुडोल्फ गॉइकिल के द्वारा। तो रुडोल्फ गॉइकिल ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम जो ही था, उस बुक का ही नाम था, क्या था? साइकोलॉजिया था। यह पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1590 में। पुस्तक कब लिखी उन्होंने? तो कब लिखी? 1590 में। नाम क्या था? तो नाम था साइकोलॉजिया। तो उस पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया था। तो अब आपसे, तो इस पुस्तक जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, इसी को मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। तो आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो वो है साइकोलॉजिया को ही क्या माना जाता है? मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है। उसके बाद अब हम जानते हैं कि अरस्तु ने क्या कहा था। यार रुडोल्फ गॉइकिल के रुडोल्फ गॉइकिल कहाँ के रहने वाले थे? तो जो रुडोल्फ गॉइकिल थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक थे। ठीक है। जो ये रुडोल्फ गॉइकिल थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये एक दार्शनिक थे। अब तो अरस्तु का मानना था कि जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से सुनते हैं। नाक से हम किसी चीज़ को सूंघते हैं। जीभ से हम स्वाद, मतलब स्वाद, टेस्ट के बारे में जानते हैं। और त्वचा से हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी ठंडी है, महसूस करते हैं। तो उनका मानना था जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, वो सारा क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान कहाँ स्टोर होता है जाकर के? वो होता है आत्मा में। कहाँ होता है? सोल में। मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को लेती हैं और उसे आत्मा के पास भेज देती है, और आत्मा में वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। मतलब उन्होंने स्टोरेज ऑफ नॉलेज किसको कहा था? वो कहा था आत्मा को। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि गैरिट ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किसने किया था? तो वो किया था गैरिट ने। तो गैरिट ने क्या कहा था? गैरिट ने कहा था जो साइकोलॉजी, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो दो भाषा शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द? साइकी, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? आत्मा का विज्ञान। अब इसके बाद जो ये आत्मा का विज्ञान, जो ये परिभाषा थी, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित किया गया? अमान्य घोषित किया गया था? गैरिट ने सर्वप्रथम क्या किया था? साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था? विभाजन किया था। तो उसने क्या कहा था कि साइकोलॉजी जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा के किस शब्दों से मिलकर बना है? साइकी और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, मीन सोल,
और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, मतलब टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल या साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल। परंतु क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते थे, और जब हम देख ही नहीं सकते तो हम उस पर प्रयोग ही नहीं कर सकते। प्रयोग तो हम उन चीज़ों पे कर सकते हैं ना जिनको हम देख सकें। दूसरा कि आत्मा का रूप कैसा है, हमें ये भी नहीं पता था कि आत्मा कौन कैसे रूप की है, उसका आकार क्या है, वो बड़ी है कि छोटी है। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था वो था अमूर्त विचार का। अमूर्त विचार ऐसे विचार होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से लव क्या है, प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं परंतु हम उसे देख नहीं सकते। नफरत या हेट, जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकते। तो लव, हेट, तो ये कैसी, ये अमूर्त विचार हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। अब हम जिसको देख नहीं सकते उस पे ऊपर प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसलिए इस परिभाषा को क्या कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर आते हैं एक और मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है पोम्पॉल जी। पोम्पॉल जी कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने साइकोलॉजी को परिभाषित किया था या मनोविज्ञान को परिभाषित किया था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो पोम्पोलॉजी के अनुसार जो साइकोलॉजी थी या मनोविज्ञान था वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या कहना है, और इनके समर्थन जिन्होंने इनका समर्थन किया था उस टाइम पे वो थे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। जिन्होंने इनका समर्थन किया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। तो ठीक है, अब इनका क्या कहना था, जी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये भी क्या करती हैं, ज्ञान लेती हैं, पर ये कहाँ भेजती है, मस्तिष्क में स्टोर करती हैं। मस्तिष्क इन द माइंड, मस्तिष्क को क्या है, माइंड। यहाँ जब भी साइकोलॉजी में मन की बात होती है तो सीधी सी बात है, उसका कनेक्शन किसके साथ है, माइंड के साथ है। ठीक है, पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का विभाजन, अब पोम्पोलॉजी ने भी साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया था। इन्होंने क्या कहा था कि साइकोलॉजी शब्द जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह भी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। यहाँ साइकी का मतलब होता है मन, साइकी का मतलब है मन यानी माइंड, और लोगस का मतलब है अध्ययन, टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ माइंड। परंतु 17वीं सेंचुरी में इस परिभाषा को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मन को भी हम देख नहीं सकते, यह भी एक अमूर्त विचार है, या ऐसा कह सकते हैं हमें उसके आकार, उसके रूप के बारे में नहीं पता। हमें ये नहीं पता मन होता कहाँ है, जब जिसके ऊपर हम प्रयोग ही नहीं कर सकते वो तो किस तरह का विज्ञान हुआ, जब जिसके ऊपर, क्योंकि विज्ञान में तो उन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिनको हम देख सकें, जिनको हम टच कर सकें। ना मन को हम टच कर सकते थे, ना हम आत्मा को ही टच कर सकते थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। तो इसलिए इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, 1-2। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? या तो ऐसा कहा जाता है, या तो ऐसा कहा जाता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया है, या मदर ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका उत्तर देखो, ऑप्शन ए ऑप्शन है खगोल शास्त्र, बी है भौतिक शास्त्र, सी है दर्शन शास्त्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। फिर एक है साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? ऑप्शन है प्लूटो, गैरिट, दूसरा ऑप्शन है गैरिट, तीसरा है जॉन रीट, या चौथा है गॉइकिल। तो किसके द्वारा किया गया था? गॉइकिल के द्वारा दर्शन
साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने बुक लिखी थी ना 1590 में, साइकोलॉजिया, जिसका शीर्षक ये था साइकोलॉजिया। अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं जिस तरह से कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन होंगे विलियम वुंट, एरिस्टोटल, गॉइकिल, गैरिट। अगर पूछा जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी, ओनली फादर ऑफ साइकोलॉजी, तब तो होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने तो क्या किया था, अलग विषय का दर्जा दिलवाया था ना, पृथक किया था उसको दर्शन शास्त्र से। अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब कौन होगा, तब होगा विलियम वुंट। तो एक बार हम फिर सिर्फ रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान जो था वो किसका हिस्सा था, दर्शन शास्त्र का हिस्सा था सब। तो 15वीं शताब्दी में अरस्तु ने क्या किया, उसे अलग विषय के रूप में दर्जा दिलवाया। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। और अरस्तु ने उसे किसके रूप में परिभाषित किया था, तो किसके, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल के साइंस ऑफ सोल के बारे में परिभाषित किया था, मतलब आत्मा का विज्ञान। और किसके द्वारा कहा गया था आत्मा का विज्ञान, तो अरस्तु के द्वारा। इनके समर्थनकर्ता कौन थे, प्लेटो, डेकाल्टे, रोडोल्फ गॉइकिल और गैरिट। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रोडोल्फ गॉइकिल ने। गॉइकिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, साइकोलॉजिया था। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी, तो 1590 में लिखी थी। और इसी पुस्तक को क्या माना जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है। फिर अरस्तु ने कहा था जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो ज्ञान को ग्रहण करती हैं और किस में स्टोर करती हैं, तो आत्मा में स्टोर करती हैं। परंतु बाद में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि हम क्या है, आत्मा को देख नहीं सकते, उसके ऊपर विचार नहीं कर सकते, और आत्मा जो है एक अमूर्त विचार है। फिर उसके बाद पोम्पोलॉजी आते हैं। पोम्पोलॉजी कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और इन्होंने साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो इनके समर्थनकर्ता कौन कौन थे, तो थे जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। तो इन्होंने क्या कहा था, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो किसको ज्ञान देती हैं, मस्तिष्क को देती हैं, मतलब माइंड को देती हैं। फिर पोम्पोलॉजी ने भी साइकोलॉजी शब्द का विभाजन किया था कि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है मन और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। और फिर 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अमान्य कर घोषित कर दिया, क्योंकि मन पर प्रयोग नहीं कर सकते और मूर्त चीज़ों पर ही प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई त्रुटि भी लगी हो तब भी आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।